चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और हम लोग AS2 कर रहे थे। AS2 के अंदर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के हमने इलस्ट्रेशंस कर लिए थे, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 4 आज हमें जो करने हैं वो केस बेस्ड सिनारियोज करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं केस बेस्ड सिनारियोज। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 डन हो गया था, इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी डन हो गया था, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये सारे इलस्ट्रेशन हम लोगों ने कर लिए थे, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 4 डन। आ जाओ। अब ये MCQs है, MCQ एक बार आप देख लेना, और अगर नहीं आते तो मैं करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हो जाएंगे जहां तक मेरे को है। आइए सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। बस ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होने के बाद आपका सारा का सारा AS2 के यहाँ पे हमारे जो ICAI से स्टडी मटेरियल है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर। कैपिटल केबल्स लिमिटेड, एक कैपिटल केबल लिमिटेड एक कंपनी है, हैज अ, जिसका नॉर्मल वेस्टेज कितना है, 4%। 4% इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जितना भी प्रोसेस होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, उसमें 4% का आपको क्या होगा, नॉर्मल वेस्टेज होगा। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 1 2, यानी कि आपका काउंटिंग क्या चल रहा है, X1 X2, द कंपनी यूज्ड, टोटल कितना मेट्रिक टन उसने यूज करा, 12,000 मेट्रिक टन ऑफ रॉ मटेरियल, जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 150 रुपए पर मेट्रिक टन। तुम्हें नहीं लग रहा कि पिछला वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 जैसा है, उसके अंदर कितने मेट्रिक टन थे, 5,000। वहां पे लॉस था, नॉर्मल लॉस दे रखा था, और हर मेट्रिक टन पे कितना रुपये दे रखा था, 1,000 पर टन का दे रखा था। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हुआ, 630 मेट्रिक टन ऑफ द वेस्टेज वॉज इन स्टॉक। कितने का टोटल स्टॉक वेस्ट हो गया आपका, 630। अगर मैं 12,000 का 4% निकालूं, 12,000 का 4% निकालें, तो यहाँ पे 480 मेट्रिक टन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आपको एक्चुअली में लॉस कितने का हुआ, 630 मेट्रिक टन का, यानी कि आपको एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ, 150 मेट्रिक टन का आपको क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। द अकाउंटेंट वांट्स टू नो, अकाउंटेंट जो है वो क्या जानना चाहता है, दिस वेस्टेज इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स, एक्सप्लेन इन द कंटेस्ट ऑफ AS2 रिवाइज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। आपको क्या बताना है, एक तो ट्रीटमेंट बताना है नॉर्मल लॉस का, और दूसरा ट्रीटमेंट किसका बताना है, एबनॉर्मल लॉस का। एंड ऑल्सो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, और आपको अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस भी निकालना है, कितना आप चार्ज करोगे PNL से। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय दे रही हूँ, तुम्हारे पास क्वेश्चन है सामने, तुम फटाफट से मुझे एक तो नॉर्मल लॉस बता के दो, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, दूसरा आप मुझे बताइए एबनॉर्मल लॉस कितना कितना मेट्रिक टन होगा, और उसके बाद आपका एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना होगा। पहले तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस तो मैंने बाइफरकेट कर ही दिया, फटाफट से अब निकाल के दो। आप ही को निकालना है क्वेश्चन, मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कितना क्या समझ में आया। सेम क्वेश्चन एकदम, कैसे निकाला, चलो मुझे बात बताओ, कैसे निकाला, टोटल कॉस्ट कैसे निकाली, मल्टीप्लाई बाय 150। ये 12,000 मल्टीप्लाई बाय 150 किया तो टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, कितने की आई बताओ, 18 लाख। ठीक है। अब आपको 18 लाख अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एक बात बताओ, जब वेस्ट हो गया तो अब आपकी कॉस्ट क्या 150 रहेगी या 150 से बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो अब रिवाइज्ड कॉस्ट आपकी क्या निकली,
कैसे आया ये? डिवाइड क्या किया आपने? नॉर्मल लॉस को कंसिडर किया या अब नॉर्मल लॉस को? नॉर्मल लॉस को। तो आपका टोटल मेट्रिक टन कितने थे? 12,000। 12,000 में से अगर आप नॉर्मल लॉस हटाओगे 480 मेट्रिक टन का, तो आप मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई, मेट्रिक टन आ गए? कितने नंबर ऑफ मेट्रिक टन आ गए आपके पास? 12,000 माइनस 480, 11,520। डिवाइड कर दिया आपने? आपने इसी से करा था क्या? हाँ, तो कितना आया था? 156.25। अब आप ये नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल लॉस निकालते हो, नॉर्मल लॉस आपको निकालना था, ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? तो हम ट्रीट क्या करेंगे नॉर्मल लॉस का? इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। और आप मुझे बताइए एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करोगे? पीएनएल में चार्ज करोगे। एबनॉर्मल लॉस कितना था? 150 मेट्रिक टन। और अमाउंट भी बता के दो, अमाउंट कितना होगा एबनॉर्मल लॉस का? 150 मल्टीप्लाई बाय 630 इज द टोटल यूनिट ना, टोटल वेस्टेज ना। 150 आपका एबनॉर्मल लॉस है ना? और एक मेट्रिक टन की अब कॉस्ट कितनी आई? 156 पॉइंट, तो मल्टीप्लाई कर दो ना। नहीं आया समझ में? क्यों किया मैंने? टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना था? 150 मेट्रिक टन। और मैंने अब रिवाइज कॉस्ट कितनी निकाली? 156.25। तो यही तो अब एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट के हिसाब से आप मुझे बताओ ना कितना लगेगा टोटल अमाउंट। यही तो किया था कल वाली क्लास में भी। तुम्हें लॉजिकली नहीं समझ में आया? ठीक है। कितना आया था तुम्हारा? वन, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके बताओ ना कितना आया था एक बार एबनॉर्मल लॉस। इतना ही आ रहा था ना? ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बताती हूँ, देखो। पहले आप तुम मुझे ना जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ वैसे वैसे जवाब देते जाना। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। अब आप मुझे बताइए टोटल मेट्रिक टन्स कितना है आपके पास? 12,000 मेट्रिक टन। नॉर्मल वेस्ट कितना है? 4%। 4% है ना? तो अब आप मुझे बताओ नॉर्मल वेस्ट अगर आप करोगे तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4% विल बी इक्वल टू 480 मेट्रिक टन। तो ऑब्वियस सी बात है टोटल लॉस कितने का हुआ था आपको? 630 मेट्रिक टन का टोटल लॉस हुआ था। तो आप तुम ही मुझे बताओ टोटल लॉस इतने का है, नॉर्मल इतने का है, तो अब नॉर्मल कितना हो गया? 150 मेट्रिक टन का क्या हो गया तुम्हें लॉस? अब मुझे एक बात बताओ, जब अमाउंट निकालना है तो मुझे रिवाइज्ड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। रिवाइज्ड कॉस्ट जब निकालोगे, रिवाइज्ड कॉस्ट पर मेट्रिक टन, हर एक मेट्रिक टन की रिवाइज्ड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें नॉर्मल लॉस को भी तो इंक्लूड करना है। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी आपकी? 18 लाख। 18 लाख कैसे आया? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 150, है ना, डिवाइडेड बाय, अब टोटल मेट्रिक टन माइनस नॉर्मल लॉस। तो टोटल मेट्रिक टन कितना था? 12,000। नॉर्मल लॉस कितना था? 480। तो तुम ही मुझे बता दो, 18 लाख डिवाइडेड बाय इसमें से माइनस करोगे तो 20 मेट्रिक टन। तो पर यूनिट मेट्रिक टन आ जाएगा क्या? 156.25 रुपीज पर मेट्रिक टन। ये ना अब रिवाइज कॉस्ट आ गया पर मेट्रिक टन का। अब मुझे नॉर्मल लॉस का अमाउंट भी निकालना है कि अमाउंट कितना होगा नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का। तो एबनॉर्मल लॉस एक, अब मेट्रिक टन कितने का हो गया? 156। और टोटल एबनॉर्मल लॉस की मेट्रिक टन कितनी थी? 150। तो मल्टीप्लाई बाय 156.25, तो कितना आ गया? पॉइंट पूरा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है क्या? 0.5 दैट इज अ रुपीस। नहीं समझा? अब आ गया ना पक्का? देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। एज पर रिवाइज्ड टू, एज पर AS2 रिवाइज्ड,
valuation of inventory, abnormal amount of wasted material, labor and other production cost are excluded from the cost of inventory. बिल्कुल सही है, abnormal amount आप exclude करते हो, and such costs are recognized as expense in the period in which they are incurred. The normal loss will be included in the determining of cost of inventory में, cost में finished goods at the year end. अब amount of abnormal loss निकाल रहे हैं, amount निकालने के लिए मुझे सबसे पहले revised निकालना पड़ेगा. तो material reuse कितना हुआ, इतने का 18 लाख का, normal loss 480, तो net quantity of the material कितनी आ गई 11520, abnormal quantity कितनी आ गई 150 metric ton. तो 150 यूनिट्स अगर आप डिवाइड करोगे तो 156 पॉइंट कैसे आया, 18 लाख डिवाइडेड बाय नॉर्मल. तो अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस विल बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट. ये अमाउंट जो होगा अब नॉर्मल लॉस का वो कहाँ चार्ज करोगे आप, पीएनएल अकाउंट के अंदर. कहती बात समझ में आ गई. आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कर लिया क्या तुमने ये पूरा क्वेश्चन कॉपी में, ये वाला कॉपी कर लो. वो वाला अगर कर लिया तो उसके आगे एक्सटेंड कर दो ना. वो सोल्यूशन पूरा ही गलत है क्या तुम्हारा, ये वाला सोल्यूशन तुमने कर लिया क्या कॉपी में, स्टार्टिंग तो कर ली ना, जहां से नहीं हुआ वहां से कर लो, मैं ये कहना चाह रही हूँ. घर जाके पढ़ा नहीं ना तुमने. तो अब नॉर्मल लॉस तो कुछ है ही नहीं, जो रिवाइज कॉस्ट आया उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना भी आपका नॉर्मल लॉस हुआ वो 150. हाँ देखो 150 आपका नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है. अब रिवाइज प्राइस कितनी आ गई 156, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो अमाउंट आ जाएगा अब नॉर्मल लॉस का. सिंपल. इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी इतनी. डन. आओ चाप इलस्ट्रेशन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब. स्टार्ट करते हैं. देखो मिस्टर मेहुल, एक मिस्टर मेहुल थे, gives the following information relating to the items forming part of the inventory 31 मार्च 2000 x1. His factory produces product X using raw material A. उसकी जो फैक्ट्री है वो प्रोडक्ट एक्स को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है. किस रॉ मटेरियल को यूज कर रही है, रॉ मटेरियल ए को यूज करके हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं. ठीक है, आ जाओ. अब 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आपकी गिवन है, एक एक करके पार्ट्स दे रखे हैं, एक एक करके हम पार्ट रीड करेंगे और चलेंगे आगे. आइए पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ए जो कि आपने परचेज किया था कितने में, 120 रुपए में. सबसे पहले तो तुम मुझे ये बता दो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन जब करना होता है तो उसको कैसे वैल्यू करती हो. नई वैल्यू होगी मतलब, दो चीजें थी. अगर फिनिश गुड्स प्रॉफिटेबल है या नील प्रॉफिट है, नील प्रॉफिट मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है लेकिन कोई लॉस भी नहीं है, नील प्रॉफिट मतलब जीरो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस. तो फिनिश वो रॉ मटेरियल आप कैसे वैल्यू करते हो, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस, सिंपल कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने खरीदा उसी में आप रिकॉर्ड कर दो. अगर फिनिश गुड्स आपके प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस में है, तो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर. बस इतनी सी तो कहानी थी, इतना कंफ्यूजन वाला था ही नहीं. अब आपने रॉ मटेरियल जो परचेज करा वो कितने की कॉस्ट थी आपकी, 120.
रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखा है, अगर एनआरवी दे रखी है तो एनआरवी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ए ईयर एंड पर कितने का दे रखा है, 90। अब आप मुझे बताओ क्या इसमें ये बता रखा है फिनिश गुड्स प्रॉफिटेबल है या नहीं है? नहीं है। ये भी नहीं बता रखा कि फिनिश गुड्स हमने कितने में बेचा, तो हम प्रॉफिट खुद देख लेते या लॉस देख लेते। तो अब कहने का मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे मटेरियल एक ही दे रखी है, जिसमें मुझे कॉस्ट भी दे रखी है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी दे रखी है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों का जो भी लोअर होगा वही आपकी रॉ मटेरियल की वैल्यू होगी। तो अब मुझे बताइए कॉस्ट क्या है आपका 120, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है आपका 90, इन दोनों में से लोअर क्या है 90। तो आपका वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए 600 यूनिट के हिसाब से, 90 रुपीज अगर पर यूनिट है तो टोटल 600 यूनिट्स का टोटल वैल्यूएशन कितना होगा रॉ मटेरियल का, 54,000। दैट इज योर आंसर। सिंपल। चला फिर आ जाओ फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। As per in AS2, the valuation of inventories of raw material is valued at if finished goods are not profitable, then आपका क्या होगा, cost or replacement cost, whichever is lower। खत्म। As per AS2, the valuation of inventories of raw material is valued at if finished goods are not profitable, then cost or replacement cost, whichever is earlier. In the given question, the raw material is valued at, cost कितना है 120 rupees per unit और replacement cost is 90 rupees per unit, whichever is lower, that is 90 rupees per unit। एक यूनिट को आपको कितने पे वैल्यू करना है, 90 रुपए पे। टोटल यूनिट्स है कितनी, 600 यूनिट्स। तो टोटल 600 यूनिट्स इज वैल्यूड एट ₹54,000। कैसे आया, 600 मल्टीप्लाई बाय 90, सही है ना। 600 मल्टीप्लाई बाय 90, 54,000 रुपीज पर यूनिट। वो 54,000 आपका टोटल वैल्यूएशन आया 600 यूनिट्स का रॉ मटेरियल का। चलो आगे, सेकेंड पॉइंट रीड कर रहे हैं अब हम। 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। पार्टली फिनिश्ड गुड्स, पार्टली फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या होता है, WIP, वेरी गुड। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कॉस्ट अब तक कितनी इनकर कर चुकी है 260 रुपीज पर यूनिट। दिस यूनिट कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट। कितने का एडिशनल कॉस्ट होगा, 60 रुपए। तो आप मुझे बताइए ओहो, चलो आओ सेकेंड पॉइंट। अब तुम मुझे एक बात बताओ, सुनो, कितने आपकी टोटल कॉस्ट कितनी अब तक इनकर हुई 260, उसमें एडिशनल कॉस्ट कितना इनकर हो गया और
होगा कब? नेक्स्ट ईयर में। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी इस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, अब तक कितनी लग चुकी है? 60। अब और कितनी लगेगी? 60। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 260 प्लस 60 बोले तो 320, है ना? ये आपकी टोटल कॉस्ट लगेगी किसकी? WIP की। अब क्या इसमें मुझे एनआरवी दे रखा है क्या? एनआरवी नहीं दे रखा। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, देखो मैं दिखाती हूँ। सुनो, देखो यहाँ पर पहला तो पॉइंट पॉइंट समझ में आ गया ना? इज लेस देन कॉस्ट हैज इट इज वैल्यूड एट 90 रुपीज पर यूनिट, यानी टोटल कॉस्ट कितने आ गए? 54,000। 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स विल बी वैल्यूड एट 240 पर यूनिट। लोअर ऑफ कॉस्ट कितना है आपका? 60। और एनआरवी अभी कितने की है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 300 पर यूनिट लेस द एडिशनल कॉस्ट। इसने 300 पर यूनिट क्या माना है? एक मिनट। ओहो, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 300। तो अब आप मुझे बताइए, कॉस्ट अब तक कितनी लग चुकी है आपकी? अपन ने, अगर आप इसको कंसिडर करते हुए देखेंगे, इसको छोड़ो फिर, अब इसको कंसिडर करते हुए देखेंगे तो देखो टोटल कॉस्ट अब तक कितनी लग चुकी है? 260। अपन ने नीचे का पढ़ा ही नहीं था। अब आप मुझे बताओ, आज की सेलिंग प्राइस अगर इस रॉ मटेरियल को आगे जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के बाद बेचेंगे, तो मुझे बताओ कितने का सेलिंग प्राइस है आपका? 300। लेकिन ये एक्चुअली में 300 नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 60 रुपीज का क्या होने वाला है? एडिशनल खर्चा। तो मुझे बताइए आपको नेट कैसा कितना रियलाइज होने वाला है? 240 ना? 260 की तो देखो कॉस्ट हो चुकी। आप उसको आगे कितने में बेचोगे? 300 रुपए में, जिसमें आपको एडिशनल खर्चा कितने का करना पड़ेगा? और 60 रुपीज का। तो तुम ही मुझे बताओ ना कि अब तुम्हारी एक्चुअल में टोटल नेट सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 240, है ना? अब इस 240 का क्या है आपका? एनआरवी। ये 240 आपकी क्या है? एनआरवी। और ये 260 आपकी क्या है? कॉस्ट। इन दोनों में से लोअर क्या? 240। तो अब आप इसको वैल्यू कर दो ना 240 में। तो आपका 240 रुपीज में आप क्या करोगे? इसे वैल्यू करोगे। तुम्हें नहीं समझ में आया? इसने बोला ना टिल डेट। टिल डेट का मतलब क्या होता है? अब तक की। जब जब से हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, अब तक उसकी कॉस्ट टोटल मिला के कितनी हो चुकी है? 260 रुपीज पर यूनिट की हो चुकी है। अब इस यूनिट्स को अब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको एडिशनल कॉस्ट कितने का इनकर करना पड़ेगा? अरे तुम समझ पा रहे हो क्या? अभी मेरे गुड्स कंप्लीट हुए ही नहीं है, पार्टली फिनिश गुड्स हैं। और जब पार्टली फिनिश गुड्स हैं तो उसमें अब तक खर्चा मेरा 260 का लगा हुआ है। अब जब पार्टली फिनिश गुड्स हैं तो उसको कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना। जो अभी आधे अधूरे गुड्स हैं उसको कंप्लीशन करने के लिए कुछ तो कॉस्ट लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। तो यहाँ पे देखो, दिस यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट। अब इस गुड्स जो इनकम्प्लीट गुड्स थे, उसमें अब तक की कॉस्ट कितनी लगी हुई थी? 260। अब उस एडिशनल कॉस्ट को इनकर करने के बाद आपके फिनिश गुड्स क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे बनना। तो कितने की कॉस्ट लगेगी आपकी? 60 रुपीज की। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है प्रोडक्ट एक्स की, कितनी है? अब मुझे बताओ, इतना पैसा आप बेच के मिलेगा आपको, और उस जब बेचोगे तो अलग से आपका 60 रुपए का और खर्चा होगा। तो मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा एक्चुअली में नेट पैसा हाथ में कितना आया? 240। और कॉस्ट अब तक की कितनी लग चुकी है? 260। तो इन दोनों में से लोअर क्या होगा? अब तुम ये सोच रही होगी कि कॉस्ट तो टोटल मिला के ये दोनों को ऐड होना चाहिए था। तुम ये सोच रहे हो क्या? नहीं। तो फिर मुझे रीजन बताओ, इसका 240 में ये इसमें से क्यों माइनस करा? नहीं, 300 में से 260 रुपीज क्यों माइनस करे?
हाँ, और मेरा एडिशनल खर्चा मतलब सेल करने के लिए मुझे एडिशनल कितनी कॉस्ट और लगानी पड़ रही है? 60 रुपीज़ की, क्योंकि कॉस्ट तो अब तक जो लगनी थी वो लग चुकी है और उसको मैं बेचूँगी आगे कितने में? 300 में। लेकिन इस 300 में बेचने के लिए मुझे उस गुड्स में कितनी ही कॉस्ट और लगानी पड़ेगी। तो अब आप मुझे बताओ, नेट खर्चा आपके नेट पॉकेट में पैसा कितना आएगा? 240 रुपए आएगा और एक्चुअली में कॉस्ट कितनी की इनकर हो चुकी है? 60। तो इन दोनों का लोअर क्या होता है? कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, दैट इज 240 पे आप क्या करोगे? इस 500 यूनिट्स को वैल्यू करेंगे। इज दैट ओके? चलो एक बार थर्ड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? 1500 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्स एंड टोटल कॉस्ट इनकर्ड कितनी थी? 320। और एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितना है? 300। तो मुझे बताओ ना, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 320। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 300। इन दोनों में से लोअर, तो लोअर अब किस पे रिकॉर्ड करोगे आप? 300 पे। इसमें आप रिकॉर्ड करोगे 240 पे और इसमें आप रिकॉर्ड करोगे 90 पे। अब कर लें? आ जाओ, करें, स्टार्ट करें। देखो, इसमें से आप एनआरवी 300 है, सिंस इट इज लोअर कॉस्ट ऑफ 20, तो आप इसको कितने में वैल्यू करोगे? उतने में। और यहाँ पे 240 में वैल्यू करोगे और 90 पे वैल्यू करोगे। अब आ जाओ, फटाफट से करते हैं काम, स्टार्ट। देखो, मैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अगर आपको निकाल कर दूं ना, कैसे निकलेगी दिखाती हूँ पहले। नेट सेलिंग प्राइस आपकी कितनी थी? ओहो, ये तो 8th क्वेश्चन है, हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन तो यहीं पर ही खत्म हो गया। देखो, फर्स्ट केस में 54,000, सेकेंड केस में आप 240 पे वैल्यू करोगे कितने यूनिट्स को? 500 यूनिट्स को। तो 500 इंटू 240 करोगे तो ये आ जाएगा। 1500 यूनिट्स को कितने में वैल्यू करोगे? 300 में। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी? 360। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता दो। आ गया ना पक्का? चलो, पहला पार्ट। पहला पार्ट आ जाओ, देखते हैं क्या है पहला पार्ट आपका। ये रहा। पहला पार्ट क्या था? रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे ही रखी थी, कॉस्ट दे ही रखी थी। इन दोनों में से जो कम है, तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। कर लिया क्या क्वेश्चन नंबर 7? फर्स्ट पार्ट हो गया ना, सेकंड पार्ट कर। आ जाओ, अब अपन WIP का देखते हैं। देखो, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कितना कॉस्ट इनकर हो गया? 260 रुपए। ठीक है। उसके बाद और एडिशनल कॉस्ट कितने की लग रही है? 60। एक्सपेक्टेड आपका सेलिंग प्राइस कितना है? चलो, अब अपन क्या निकाल ले? एनआरवी निकाल लो। एनआरवी कैसे निकलेगी? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, नहीं, सेल। मतलब सेल करने के लिए आपने 60 रुपए का खर्चा और किया। एक्सपेंसेस सेलिंग प्राइस 300 माइनस का 60, 240। अब आप कैसे वैल्यू करोगे? कॉस्ट और एनआरवी। तुम समझ रहे हो क्या इसमें 60 क्यों माइनस करा मैंने? क्योंकि ये सेल करा ना, मेरे को सेल करना है आगे, तो सेल करने के लिए मुझे 60 रुपए का खर्चा और करना पड़ेगा। तो नेट पैसा मेरे पास 240 आएगा। कॉस्ट इज 260, एनआरवी इज 240। तो आपका विच एवर इज लोअर, कितने का हो गया? डेट इज 240 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। अब अपन कितने यूनिट्स थे सेकंड वाले क्वेश्चन में? 500 यूनिट्स थे ना, तो टोटल 500 यूनिट्स की वैल्यू करेंगे। द वैल्यू ऑफ 500 यूनिट्स इज रुपीज, कितना आएगा? देखो, 500 इंटू 240 to 1,20,000।
थर्ड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट भी खत्म। आ जाओ थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करें। कर लिया, कंप्लीट हो गया थर्ड वाला पार्ट। AS2 मुश्किल लग रहा है क्या? कुछ भी नहीं है, दो चार चीजें ही है बस। देखो टोटल कॉस्ट इनकर कितने की हुई, 320 की। 320 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितने का दे रखा है, 300 रुपीज पर यूनिट। तो इसमें भी कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो आपकी कॉस्ट कितने की हो गई, 320। सेलिंग प्राइस कितने का हो गया, 300, विच एवर इज लोअर बोले तो 300 रुपीज पर यूनिट। चलो आगे। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी थर्ड वाले केस में, 1500 यूनिट्स। तो आओ, द वैल्यू ऑफ 1500 यूनिट्स इज रुपीज कितने का होगा, हाँ, यानी कि 4,50,000। और ये कैसे आया, 1500 मल्टीप्लाई बाय 300। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे चलूं। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 अपने हैंड पे रीड करो और मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हें आ रहा है क्या। रीड करो अपने हैंड पर एक बार। आगे समझ। पहले तो बताओ किसकी बात करी यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ WIP की बात करी है। और अभी तक ऑन दैट डेट अब तक की कितनी कॉस्ट लग चुकी है, 530। द यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड इन X1 X2 अगले साल होगी बाय एन एडिशनल कॉस्ट एक्सपेंडिचर। आपको कितना करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो मुझे बताओ अब तक की टोटल कॉस्ट कितनी लग चुकी है, 530। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, NRV। द फिनिश गुड्स कैन बी सोल्ड फॉर कितना। तुम्हें नहीं लगता कि सेम ही क्वेश्चन है पिछला जैसा। अब देखो 750 आपका इतना कमाते बेच के, लेकिन उसमें आपको एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना खर्च करना पड़ा, 310। तो माइनस करके NRV निकल जाएगी इसमें से। हाँ, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन द। और आपने क्या करा साथ ही साथ, ब्रोकरेज भी पे करा, यानी कि ये भी आपका एक्सपेंसेस किससे रिलेशन में है, सेल से रिलेशन में है ना। द फर्म सीक्स योर एडवाइस रिगार्डिंग द अमाउंट एट विच द अनफिनिश्ड गुड शुड बी वैल्यूड। जो WIP है उसको आप किस तरीके से वैल्यू करोगे ऑन 31 मार्च 2021 द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अज्यूम दैट द पार्टली फिनिश्ड गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड इट NRV इज जीरो विदाउट प्रोसेसिंग इट्स फर्दर। अगर आप, मतलब समझ में आ गया इसका। आपको सबसे पहले ये अज्यूम करना है कि जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो आप सोल्ड कैन नॉट बी सोल्ड इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म। सेमी फिनिश्ड फॉर्म मतलब जो WIP की फॉर्म में आप उसे बेच नहीं सकते, आपको फिनिश्ड यूनिट्स में ही क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इसकी जो NRV होगी वो जीरो होगी विदाउट प्रोसेसिंग इट फर्दर। अगर आपने फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करी, 310 रुपए का एडिशनल खर्चा नहीं लगाया, तो उसकी NRV भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि आपको उससे पैसा कुछ भी रियलाइज होने वाला नहीं है। तो ये सब तो लाइन ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि आप WIP को कैसे वैल्यू करोगे। WIP का मतलब क्या होता है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। देखो कॉस्ट तो मुझे सीधा सीधा गिवन है 530 जो अब तक की खर्चा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, NRV निकालना है। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि NRV कितनी होगी, निकाल कर देना एक बार, जिसमें ब्रोकरेज कॉस्ट भी है आपके पास ना। वो जो भी है आप अपने हैंड पे करके बताओ, क्या सोचती हो तुम NRV निकालने के लिए, कैसा है।
एक बात बता, 4% ब्रोकरेज किस पे लग रहा है? सेलिंग प्राइस। तो 750 पे 4% है ना। तुम क्वेश्चन पढ़ो तो सही। 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस आपका कितना है? तो 750 पे 4% है ना। इसने बोला है कि माइनस करने के बाद उस पे है 7, लिखा हुआ है साफ साफ, ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। और व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 750। 750 पे 4% का ब्रोकरेज, तो बताओ 750 पे 4% का ब्रोकरेज लगाओगे तो कितना आएगा? 30, 30, 30। और उसके बाद एडिशनल खर्चा और कितना कर दिया? माइनस कर दो इन दोनों को, 410। ये आपकी क्या आ गई? एनआरवी। और आपकी कॉस्ट कितनी थी? 530। इन दोनों का लोअर क्या होगा? 410। और आप अपने वैल्यू स्टॉक को कितने में वैल्यू करोगे? 410 में। खत्म बात। दिखाती हूँ आपको। हम्म, देखो, नेट सेलिंग प्राइस कितने का था? 750। उसमें से आपने पहले माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी माइनस करो। 750 का 4%। सेलिंग प्राइस पे ब्रोकरेज है, तो सेलिंग प्राइस आपकी 750, उस पर 4% का ब्रोकरेज 30 रुपए। तो आपकी कितने की आई थी? 410। कॉस्ट कितने की थी? 530। दोनों का लोअर क्या हो गया? 410। तो यही आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। खेल खत्म। चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 8। देखो, कॉस्ट इनकर्ड ऑफ WIP कितने की कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है? 530 की। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 730। ब्रोकरेज कितना है आपका? 4%। ये ध्यान रखना किस पर? तो ब्रोकरेज कितना आ जाएगा? दैट इज 4% मल्टीप्लाई बाय 750 विल बी इक्वल टू 30 रुपीज का आपका क्या आ गया? ब्रोकरेज। ये देखो 30 रुपीज का आपका ब्रोकरेज आ गया। उसके बाद चलो एनआरवी निकाल लेती हूँ। एनआरवी कैसे निकलेगा? एडिशनल कॉस्ट भी लिख देते हैं पहले। एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड विल बी इक्वल टू, कितने का इनकर्ड हुआ था? 310 रुपए का। तो एनआरवी आपकी कितनी होगी? 730 आपकी टोटल सेलिंग प्राइस है। उसमें से आपने 30 रुपए तो ब्रोकरेज में दिया, 310 रुपए आपने एडिशनल कॉस्ट में दिया। तो आपका एनआरवी कितने का आ गया? 410 रुपए पर यूनिट। कॉस्ट कितनी अब तक लगा दी? 530 की। तो वैल्यू ऑफ WIP विल बी इक्वल टू कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितनी थी? 530 की। एनआरवी कितनी थी? 410 की। विच एवर इज लोअर, दैट इज 410। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी होगी? देयरफॉर द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी इक्वल टू ₹410। दैट इज योर आंसर। देख लो एक बार। कर लिया पूरा? समझ में तो आ गया ना? तुम्हारा नाम क्या है? मैं भूल गई। अनुष्का। सारी बातें समझ में आ गई। बहुत ही आसान है, एक जैसे क्वेश्चन ही नहीं लग रहे सारे। बिल्कुल। WIP का जब करोगे तो जो भी एडिशनल खर्चा होगा वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से आप क्या कर देना? उसे माइनस कर देना। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एनआरवी निकल कर आ जाएगा। कॉस्ट अब तक की जो इनकर हुई वो आपको दे ही रखी होती है। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। खत्म। देखो, अब मैं ना तुम्हें क्या कराती हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरी क्वेश्चन है। जी। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑफ थ्योरी क्वेश्चन। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार इस क्वेश्चन को तुम क्या करना, होमवर्क हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी होमवर्क में रीड कर लेना। थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। एक बार रीड करके देखना, समझ में आ जाएगा इजी।
तो कुछ क्वेश्चन तो तुम भी तो करोगे ना घर पे। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क क्वेश्चन। तो आप आज के कितने होमवर्क क्वेश्चन है? एक ही है ना क्वेश्चन, मैंने बाकी सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। AS2 अगर आपका मैं बताऊं फुल फ्लेज आपका मैथ से कंप्लीट हो चुका है ICI के हिसाब से। आपने ऊपर के क्या कर लिए, पूरे इलस्ट्रेशंस कर लिए, नीचे के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हमने कर लिए। आज आपका MCQ करने का होमवर्क है, और दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको इसको रीड करके समझना है। ठीक है, खत्म हो गया AS2 कंप्लीट। तो अब समराइज अगर मैं पूरा AS2 करूं, तो AS2 में हमने क्या पढ़ा, तुम ही बताओ। AS2 में स्टेप बाय स्टेप मुझे फटाफट से बता दो, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा स्टेप बाय स्टेप। यही तो नहीं देखना। कॉस्ट, पहले तो मुझे बताओ, आप रॉ मटेरियल को कैसे वैल्यू करते हो? रॉ मटेरियल को आप वैल्यू करते हो अगर आपका फिनिश गुड्स प्रॉफिटेबल है या फिनिश गुड्स प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर फिनिश गुड्स प्रॉफिटेबल है तो आप हमेशा किस पे डील करोगे? कॉस्ट पे डील करोगे। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस में जा रहा है, तो आप कैसे करोगे? इन कॉस्ट विच एवर इज लोअर, है ना। तो रॉ मटेरियल का काम खत्म। अब कॉस्ट की बात अपन अभी करेंगे बाद में, कॉस्ट निकालते कैसे वो बात की बात है। अपन उसके बाद फिनिश गुड्स और WIP का वैल्यूएशन एक ही तरीके से होता है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। हम अभी हमने जो मेनली क्वेश्चन करे वो रॉ मटेरियल का किया और WIP का भी किया। वो दो क्वेश्चन जो थे लास्ट के, वो WIP के ही थे, जिसमें हमने एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो थी उसमें से जो भी एडिशनल खर्चा हो रहा था वो माइनस कर दिया था, कॉस्ट अब तक की दे ही रखी थी, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। इतना काम खत्म हो गया था। फिनिश गुड्स हो चाहे WIP हो, दोनों का वैल्यूएशन सेम तरीके से होता है। कॉस्ट में हमने देखा था, कॉस्ट में आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। जब आप खरीदने चाहते हो, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश गुड्स, आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, तो उस केस में आप खरीदने चाहते हो तो आपकी क्या क्या कॉस्ट लगती है। जो भी आप परचेज प्राइस कर रहे हो उसमें आपका कोई भी टैक्स लग रहा है, कोई फ्रेट लग रहा है, कोई इंश्योरेंस आपने कराया, कोई हैंडलिंग कॉस्ट अगर आपकी लग रही है, तो ये सारी कॉस्ट आपके परचेज प्राइस में आप क्या कर दोगे, से इंक्लूड कर दोगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, जितना भी रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो प्लस उसमें लेबर, मटेरियल लेबर हो गया, वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए, फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गए। हमने उस तरीके से हमने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला था। उसके बाद बचा एबनॉर्मल लॉस का, हमने वैल्यूएशन करना सीखा। एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं, जो भी टोटल लॉस होगा उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कितना आप PNL में चार्ज करोगे, उसको आपको रिवाइज्ड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल लॉस होने की वजह से आपकी कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। तो वो बढ़ी हुई कॉस्ट कितनी होगी, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे जितने भी क्या हुआ है आपको, एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसको मेट्रिक टन से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस का इन अमाउंट निकल कर आ जाएगा टोटल। और वो आप कहाँ चार्ज करोगे? PNL में चार्ज करोगे। क्या क्या आपकी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं होता? स्टोरेज कॉस्ट नहीं आता, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स नहीं आते, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं आती, उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आता। तो ये सारी चीजें, ये आपको अभी तक टिप्स पे याद हो जानी चाहिए थी। घर जाके सब दो पूरा AS2 ढंग से पढ़ना है। अब मैं तुम्हें सिखा रही थी बच्चों, अभी तक तो हमारा कंप्लीट अभी होने वाला है, बस अभी थोड़ा सा 5 मिनट का समय और चाहिए मुझे। मैंने एक लास्ट कंसेप्ट लिखवाया था तुम्हें, जॉइंट स्टॉक, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, और जो कि मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया था। कल से मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होगी, दैट इज AS3। AS3 मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत मजा आने वाला है इस कैश फ्लो के अंदर। आपने कभी बनाया कैश फ्लो स्टेटमेंट? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, बहुत बहुत मजा आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है, लेकिन आपको समझना ढंग से पड़ेगा उसके लिए। अब मैं तुम्हें पहले है ना, वो लास्ट कंसेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं था तुम्हें, जो कंसेप्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, ये समझा देती हूँ एक बार, जिससे आपका पूरा AS2 का आगे से लेके पीछे तक पूरा काम खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा ट्रस्ट में बच्चों कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं। एक बार आप RTP MTP के क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो प्रीवियस ईयर के, तो आप देख सकते हो। टॉपिक वाइज दे रखा है या फिर पूरा एक साथ ही दे रखा है? RTP एक साथ ही आता है ना शायद। हाँ, चैप्टर वाइज आता है। होते अपन एक बार देख लेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग घर घर पे ये काम आप करना कि अगर आपके RTP MTP पे अगर आपको मिलते हैं ना क्वेश्चंस, तो आप है ना एक बार AS2 के क्वेश्चंस ट्राई करके निपटा देना, जिससे AS2 हमारा हर जगह से कंप्लीट हो जाए। फिर नहीं आए तो डाउट लेकर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगी।
अब अपन क्या कर रहे हैं, जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। पहले तो मतलब समझना पड़ेगा जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है। मुझे एक बात बताओ, जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे तुम अमूल कंपनी जानते हो, अमूल कंपनी, अमूल कंपनी का अंदर चीज भी आता है और बटर, ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। अब बच्चों, अमूल कॉस्ट में चीज में कितना खर्चा लग रहा है, बटर में कितना खर्चा लग रहा है, ये हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होता। तो हम टोटल कॉस्ट लगाते हैं चीज को बनाने में भी और बटर को बनाने में भी। तो चीज और बटर में मान लेते हैं टोटल अभी तक जॉइंट खर्चा कितने का लग गया, 10 लाख रुपए का, चीज में भी और बटर में भी। अब है ना, जब आप चीज और बटर मैन्युफैक्चर करते हो ना, अमूल कंपनी जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो साथ में ना उसके पास एक क्या निकल जाता है, बटर मिल्क निकल जाता है। आपको अगर पता हो ना, इन दोनों की प्रोसेसिंग से जब आप बटर निकालते हो तो आपके पास क्या निकलता है, बटर मिल्क। बटर मिल्क समझती हो, छाछ जो अपन पीते हैं। हाँ, बटर मिल्क निकलता है। बटर आप जानते हो, अमूल का बटर आता है। चीज जानते हो चीज क्या होती है? तो अमूल कंपनी बना क्या रहा है, उसका मेन काम क्या है, मेन बनाना, उसका पॉइंट कितना है, चीज को बनाना और बटर बनाना। लेकिन बनाते बनाते एक अलग सा प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, कौन सा, अलग सा एक प्रोडक्ट निकल कर आया, कौन सा, बटर मिल्क। और जिसको भी अमूल कंपनी क्या कर रही है, बेच के पैसा कमा रही है। समझ रहे हो क्या? अब जैसे है ना, अब ये भी एक तरीके से जो बाय प्रोडक्ट, हम इंटेंशनली बनाना नहीं चाह रहे इसको, ऑटोमेटिकली क्या कर हो गया, ये बन गया बाई साइड। हमारा फोकस इसको बनाने में नहीं था, हमारा फोकस बनाने को किसको था, चीज को और बटर को। जब मैं चीज और बटर बना रही थी ना, तो बाई साइड में मेरा क्या निकल गया, बटर मिल्क। और इस बटर मिल्क को हम क्या करते हैं, अमूल कंपनी आगे फर्दर क्या कर रही है, बेच रही है, सीधा बेच रही है। समझ रहे हो? आज अपन अमूल के बटर छाछ पी के लेते, लेकर पीते हैं। समझ रहे हो ना? तो वही अमूल की छाछ ही तो होती है वो। ये कैसे प्रोसेस होती है, उसका काम ये निकालना नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट होता है उसका। समझ रहे हो बाय प्रोडक्ट मतलब? हाँ, मतलब हम बनाते बना दो प्रोडक्ट बना रहे हैं और दो में अपने आप ही कौन सा बन गया, तीसरा प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बन रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द बाय प्रोडक्ट। ये हम इंटेंशनली नहीं बनाते, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब हम ये दो चीजें बनाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये बाय प्रोडक्ट है, टोटल कॉस्ट चीज को और बटर को लगाने में कितनी लग गई, प्रोसेस करने में, ये हमारी प्रोसेस करने में इतनी कॉस्ट लगी। अब एक टाइम पीरियड के बाद आपको क्या करना होता है, इसकी कॉस्ट को स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट मतलब डिवाइड करना है, किसमें, चीज में और बटर में। क्योंकि मुझे इंडिविजुअली ये तो जानना पड़ेगा ना, चीज को मेरे को, चीज में मेरी कितनी कॉस्ट लगी और बटर में कितनी कॉस्ट लगी, और मैं फर्दर आगे कितने में से सेल करूं। तो अब आप मुझे बताइए, जब स्टार्टिंग में मैंने जब बनाना चाह रही थी, तब दोनों का प्रोडक्शन कॉस्ट एक साथ लग रहा था। दैट इज कॉल्ड द जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट मतलब दो प्रोडक्ट एक साथ मिलके बन रहे हैं। और एक टाइम, एक पीर एक एक ऐसा समय आता है जहां पे, जैसे प्रोसेसिंग में मैं बटर भी बना रही हूँ और चीज भी बना रही हूँ, और एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों कॉस्ट क्या हो जाएगी, आपस में स्प्रेड हो जाएगी। और ये टोटल कॉस्ट हम कैसे स्प्रेड करें, किस रेशो में स्प्रेड करूं मैं इस 10 लाख को, तो ये हमेशा स्प्रेड होती है इन द रेशो ऑफ सेल्स। यानी कि जो भी हम चीज सेल करेंगे, जो हम बटर सेल करेंगे, उस सेल अमाउंट के रेशियो पे आप क्या करोगे, इन दोनों की कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो, चीज का सेलिंग प्राइस कितने का है, मान लेते हैं 250 रुपए का पर यूनिट ले रही हूं मैं, है ना, पर एक पे। और बटर का कितना है, 150। तो इन दोनों का सेलिंग प्राइस आपका ये हो गया। तो इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, 5:3। तो इस 5:3 में आप इसको क्या कर दो, 10 लाख को, कॉस्ट को डिवाइड कर दो। समझ गए? अब मुझे एक बात बताओ, जॉइंट कॉस्ट जितनी भी आपकी लगेगी, उसमें से आपका ये जो बाय प्रोडक्ट मिलके जो पैसा कब कमा रहे हो, ये आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्योंकि हमारा खर्चा तो इसमें कुछ बनाने में लगा ही नहीं ना। तो ये समझ रही है क्या, बटर मिल्क को बनाने में तो मेरा कोई खर्चा ही नहीं लगा। खर्चा नहीं लगा तो ये मेरा जो टोटल खर्चा 10 लाख का हुआ है, जब हम इस बटर मिल्क को बेच के पैसा कमाएंगे, तो तुम्हें नहीं लगता कि 10 लाख की कॉस्ट को मेरी
कब कर रहा है? क्योंकि एक तरफ मैं 10 लाख रुपए लगा रही हूँ, दूसरे हैंड पे जो बटर मिल्क है उसको मैं बेच रही हूँ। मान लो मैंने बटर मिल्क कितने में बेच दिया, 2 लाख का बेच दिया, है ना? तो अब मेरी मैं तुमसे पूछूं कि नेट कॉस्ट कितने की लगी? 8 लाख। मेरी कॉस्ट 10 लाख की नहीं है। 10 लाख की मेरी कॉस्ट लगी जरूर है, लेकिन उसमें से बाय प्रोडक्ट मैंने चाहा भी नहीं था, वो बटर मिल्क निकल कर आ गया, और उस बटर मिल्क को बेच के मुझे कुछ पैसा रियलाइज हो गया। तो मेरी कॉस्ट एक्चुअली में 10 लाख नहीं है, मेरी कॉस्ट कितनी है? 8 लाख। अब इस 8 लाख को आप किस में डिवाइड कर दोगे? इन द रेशियो ऑफ सेल्स। चीज और बटर का जो भी सेल्स होगा, उस रेशियो में आप क्या कर दोगे? इसे डिवाइड कर दोगे। एक बार फटाफट से रीड करना जो मैंने लिखवाया है। टोटल कॉमन प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब चीज और बटर का कॉमन कॉस्ट है। कॉमन मतलब दोनों का एक साथ। आगे। एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट मतलब बटर मिल्क। बटर मिल्क से जो बेच के जो पैसा आया, वो 2 लाख रुपीज हम क्या कर देंगे? उसमें से माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? हाँ, जो भी स्क्रैप, मतलब बटर मिल्क को जो बेच रहे हो, तो वो स्क्रैप का जो भी रियलाइज होगा वो आ जाएगा। फिर हाँ, फिर आपको एलोकेशन करनी है। किसकी एलोकेशन करनी है? जो हाँ, कितना कॉस्ट है जॉइंट? 8 लाख का बचा ना। अब इसको आपको क्या करना है? एलोकेट करना है। किसमें? चीज में भी और बटर में भी। तो वो किस रेशो में कर लिखा हुआ है? बस इतने लिखवा रखा है क्या? वही मतलब समझ गए। रेशियो ऑफ सेल्स ही है। तो देखो 8 लाख का टोटल कॉस्ट था। अगर मैं इसको 5:3 में डिवाइड करूं तो 5/8। और है ना, तो यानी कि इसका जो भी आपका चीज का जो कॉस्ट होगा, सेल्स होगा, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। देखो टोटल लिखा हुआ है नीचे, टोटल कॉस्ट। और जितना भी आप उस पर चीज का निकाल रहे हो तो चीज का लिखोगे, और बटर का निकाल रहे हो तो बटर का लिखोगे। इसके ऊपर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन नहीं है, बस एक कंसेप्ट के तौर पे दे रखा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या होता है। समझ में आ गया? एक बार समराइज करना फटाफट से, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या होता है। जॉइंट प्रोडक्ट कैसे होता है कि एक बार हम प्रोडक्शन में दो प्रोडक्ट डालते हैं, है ना? चीज भी बना रही हूँ और बटर भी बना रही हूँ, दोनों को मिला के प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है। अब वो प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल कितने की लगली? 8। और उससे रिलेशन में अगर कोई भी बाय प्रोडक्ट निकल कर आता है, उसको बेच के अगर जो भी एनआरवी आती है, वो हमारी जॉइंट कॉस्ट को क्या कर रही है? कम रिड्यूस कर देती है। उसके बाद जो भी आपकी नेट कॉस्ट बचेगी, नेट कॉस्ट बोले तो 8 लाख की जो कॉस्ट बचेगी, अब आप उसको डिवाइड कर दोगे किसमें? बटर में भी और चीज में भी। तो और इन द रेशियो ऑफ सेल्स। बस खत्म। हाँ, हाँ, हाँ। अगर आप दो से ज्यादा, जैसे अब आप और क्या, जैसे आप बोल दो पनीर, अमूल का पनीर भी आता है। तो अब अगर आप क्या करोगे? 3 प्रोडक्ट को मिक्स करके क्या बनाओगे? तीनों प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट होगा। फिर आप तीनों का क्या करना? इन तीनों की कॉस्ट को जब एलोकेट करोगे तो सेलिंग रेशियो में डिवाइड कर देना। और जो भी खर्चा बाय प्रोडक्ट से बेच के आ रहा है, वो बाय प्रोडक्ट में माइनस कर। कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है? अगर 4 होंगे तो 4 में स्प्लिट हो जाएगी कॉस्ट, 3 होंगे 3 में हो जाएगी, 5 में होंगे तो 5 में स्प्लिट हो जाएगी। तो इसी के साथ बच्चों हमारा AS2 क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। और कल से हम लोग एक नया AS स्टार्ट करेंगे, AS नंबर 3। तो एडवांस अकाउंट में मजा तो आ रहा है ना से? पक्का? ऐसे तो नहीं कह रही?